हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग बजट में पूंजीगत खाता में यानी कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रेवेन्यू अकाउंट को पढ़ रहे हैं। रेवेन्यू अकाउंट को हम दो भागों में बांटते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसिप्ट को दो भागों में बांटते हैं, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें आते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी। और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट लाभ एवं लाभांश, विदेशी से प्राप्त अनुदान। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें स्कीम आता है मनरेगा, प्रधानमंत्री मानधन योजना। नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर सब्सिडी, ब्याज प्राप्ति, ऋण माफी। यानी रेवेन्यू अमाउंट दो प्रकार का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट दो प्रकार का होता है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होता है डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी। और नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट में होता है लाभ एवं लाभांश, विदेशी से प्राप्त अनुदान। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है स्कीम और नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर। स्कीम के अंदर मनरेगा यानी प्रधानमंत्री मानधन योजना, और नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर में होता है सब्सिडी, ब्याज प्राप्ति, ऋण माफी। अब बजट होता है विकासशील देश की तीसरी दुनिया का देश जो घाटे को बजट या रणनीति आय या व्यय कहते हैं। बजट का डिफिट यानी घाटा, बैलेंस संतुलन, सरप्राइज में अतिशय, इसको मिला के बनता है आय व्यय जो बराबर होने चाहिए, सरप्लस। डिफिट यानी घाटा, संतुलन घाटा आय के से बड़ा और व्यय से छोटा होना चाहिए, और बैलेंस इसको आय और व्यय बराबर होना चाहिए, सरप्लस यानी अतिरिक्त आय व्यय से छोटा होना चाहिए। अब पूंजीगत खाता, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट और नॉन कैपिटल रिसिप्ट, इसको दो प्रकार के, जिसमें डिप्ट कैपिटल रिसिप्ट यानी ऋण और नॉन कैपिटल रिसिप्ट विनिवेश यानी निजीकरण होता है। अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा तो घाटा भी बढ़ेगा। अब घाटा डिफिसिट के प्रकार, राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डिफिसिट, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डिफिसिट। यानी घाटा के प्रकार, घाटा चार प्रकार के होते हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा। अन्य प्रकार के घाटे, मौद्रिक घाटा यानी मोनोस्टिप डिफिट, द्वारा घाटा, ट्विन डिफिट, संरचनात्मक घाटा, स्ट्रक्चरल डिफिट, राजकोषीय घाटा, फिशियल डिफिट। अब अन्य घाटे होते हैं मौद्रिक घाटा, द्वारा घाटा, संरचनात्मक घाटा, राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा कहता है यानी रेवेन्यू घाटा क्या होता है, संकेतक क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, परिणाम क्या होता है, उपाय। राजकोषीय घाटा राजस्व खाता और पूंजीगत खाता, जिसके राजस्व खाता दो होते हैं, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। पूंजीगत खाता कुछ नहीं होता है। राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय तथा राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। यानी राजस्व आय, राजस्व इनकम तथा राजस्व एक्सपेंडिचर के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा के संकेतक, सरकार के व्यय योग्य कोष में कमी आ रही है, यानी गवर्नमेंट के व्यय योग्य कोष में अभाव या कमी आ रहा है, परंतु सरकार के उत्तरदायित्व में कोई कमी नहीं आ रहा है, यानी सरकार के उत्तरदायित्व में कोई कमी नहीं आ रहा है। सरकार अपनी आय से ज़्यादा व्यय कर रही है, यानी सरकार अपनी आय से ज़्यादा खर्च कर रही है। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति बराबर राजस्व घाटा होता है। सरकार अपनी क्षमता से बाहर व्यय कर रही है, यानी सरकार अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च कर रही है। परिणाम क्या होगा, आउटकम इसका क्या निकलेगा, राजस्व घाटा बढ़ेगा, उधारी बढ़ेगा, ब्याज भुगतान बढ़ेगा, राजस्व व्यय भी बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था यानी डीप टेप में ऋण संजाल बनेगा, इसमें फंस जाएंगे, क्राउडेड इफेक्ट भी बढ़ेगा।
राजस्व घाटा होता है राजस्व खाता और पूंजीगत खाता। राजस्व खाता राजस्व व्यय होता है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति राजस्व घाटा होता है। राजस्व व्यय तथा राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा के संकेतक सरकार के आय व्यय कोष में कमी आ रहा है, परंतु सरकार उत्तरदायित्व में कोई कमी नहीं दिखा रही। सरकार अपनी आय से ज़्यादा व्यय कर रही है, सरकार अपनी क्षमता से बाहर व्यय कर रही है। परिणाम आउटकम राजस्व घाटा बढ़ेगा, उधारी बढ़ेगी, ब्याज भुगतान बढ़ेगा, राजस्व व्यय बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब में फंस जाएगी और क्राउडली इफेक्ट भी बढ़ेगा। अब क्राउडली इफेक्ट क्या होता है? निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। जो क्राउड इफेक्ट होता है वो निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाता है। जीआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 करोड़ रुपये किसी को दे रहे तो 10 करोड़ निजी क्षेत्र में हो जाता, नहीं वापस करेगा। अब इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति बढ़ेगी, वैल्यू ऑफ मनी घटेगा, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा। अब कारण क्या होता है इसका? आय और व्यय। आय में कमज़ोर कर प्रणाली होगी, कर चोरी होगी, लंबे समय से लंबित हो जाए और सब्सिडी ब्याज भुगतान होगा। यानी आय व्यय में व्यय होगा, सब्सिडी ब्याज भुगतान होगा, आय में कमज़ोर पर कर प्रणाली होगी, कर चोरी होगी, लंबे समय से प्रभावित कर होगा। राजकोषीय घाटा यानी फिशल डिफिसिट। रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, राजस्व खाता और पूंजीगत खाता। राजकोषीय घाटा बराबर होता है राजस्व प्राप्तियाँ प्लस पूंजीगत प्राप्तियाँ माइनस राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस उधार तथा अन्य देने वाली दाइयाँ। बजट 2022 और 21 में 100 करोड़ रुपया, पूंजी प्राप्तियाँ 300 करोड़ रुपया। एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा प्राप्त की गई कुल वास्तविक आय तथा उधारी एवं अन्य देनदारियों का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। यानी एक वित्तीय वर्ष के द्वारा प्राप्त की गई कुल वास्तविक आय तथा उधारी एवं अन्य देनदारियों का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा अर्थशास्त्र के स्वास्थ्य का सबसे अच्छा संकेतक है। अब राजकोषीय घाटा के संदर्भ में सत्य यानी क्वेश्चन कैसा आता है, तो उसमें राजकोषीय घाटा एक वर्ष के समयांतराल के सरकार के वास्तविक व्यय के आकार को दर्शाती है। यह एक वर्ष के समस्त उधार एवं अन्य देनेदारियों के आकार को व्यक्त करता है। इसका आंसर बनता है केवल कथन एक सत्य है, केवल कथन दो सत्य है, केवल कथन एक व दो दोनों सत्य है, दोनों गलत है। इसमें आएगा केवल एक और दोनों सत्य है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए थैंक यू।